बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मेंट बाय आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी का मतलब क्या है, और उसके बाद आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या चीज़ है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी मुख्तलिफ डिफिनीशंस क्या हैं, और उसके बाद जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियोलॉजी हैं वो कौन कौन सी हैं, इस्लामिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियोलॉजी। तो सबसे पहले देखें आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। द फर्स्ट वन इज आइडिया एंड द सेकंड वन इज लॉजी। लॉजी से तो हमने देखे, वी आर फेमिलियर विद दिस बायोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आइडिया का मतलब होता है ख्याल, आइडियाज, थिंकिंग, थॉट्स, और उसके बाद लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इट्स मीन्स डैट कि हमें इस वर्ड से पता लग सकता है कि आइडियोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ आइडियाज। ओके, यहां पर देखें कि अगर हम डिक्शनरी में सर्च करें तो डिक्शनरी में हमारे पास आइडियोलॉजी का मतलब आता है सिस्टम ऑफ आइडियाज एंड आइडियल्स स्पेशली विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी एंड पॉलिसी। उसके बाद इसको बिलीफ भी कहते हैं, प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, और डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। यहाँ पे देखें सिस्टम ऑफ आइडियाज एंड आइडियल्स, मतलब कि ऐसे सिस्टम, आइडियाज के सिस्टम को, जब फॉर एग्जांपल जब एक बंदा सोचता है तो वो थॉट होती है, जब एक ग्रुप सोचता है तो वो एक ग्रुप की थॉट होती है, और जब पूरी नेशन या पूरा एक कौम सोचती है तो वो एक आइडियोलॉजी होती है, और वो एक सिस्टम ऑफ आइडियाज होता है, उस चीज़ को आइडियोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखें एक और चीज़ है, स्पेशली विच फॉर्म दी बेसिस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी एंड पॉलिसी। ऐसी आइडियोलॉजीज या ऐसे आइडियाज एंड ऐसी थॉट्स जो कि किसी भी माशरे में, किसी भी सिस्टम के अंदर इकोनॉमिक या पॉलिटिकल थ्योरी को जन्म देती हैं, ऐसी थ्योरीज को आइडियोलॉजिकल थ्योरी कहते हैं, या ऐसी थ्योरीज को आइडियोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद कह सकते हैं हम द साइंस ऑफ आइडियाज, स्टडी ऑफ देयर नेचर एंड ओरिजिन इज नोन एज आइडियोलॉजी। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो आइडियोलॉजी है उसका नाम जो है वो सबसे पहले किसने कॉइन किया। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेंच थिंकर थे 19th सेंचुरी में, क्लॉड डिस्टर्ड डिट्रेसी। इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर आइडियोलॉजी का कंसेप्ट यूज किया, एंड अकॉर्डिंग टू हिम द स्टडी ऑफ आइडियाज एंड देयर ओरिजिन। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू क्लॉड डिस्टर्ड डिट्रेसी, द आइडियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ आइडियाज एंड देयर ओरिजिन। और ये वर्ड उन्होंने अपनी जो थ्योरी है, जो वर्क है द एनलाइटमेंट, उसके अंदर यूज किया है। उसके बाद देखें यहाँ पर जो है डेरियो ने आइडियोलॉजी को डिस्कस किया है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम ऑल्दो दिस इज यूज्ड विद नेगेटिव कनोटेशन, आई सी आइडियोलॉजी एज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ कल्चर। उसके बाद देखें जो जॉर्ज लेविस है वो डिस्कस करते हैं आइडियोलॉजी इज अ प्लान और प्रोग्राम विच इज बेस्ड अपॉन फिलॉसफी। मतलब कि इन्होंने कहा कि एक ऐसी प्लान या प्रोग्राम जिसका बेस फिलॉसफी के ऊपर हो, उसको हम आइडियोलॉजी कहते हैं। देखिए जी, जो पाकिस्तान है वो जो, या फिर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, वो जस्ट ऐसा नहीं हुआ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बैठे, उन्होंने पेज लिया, उस पेज के ऊपर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान लिख दी और उस आइडियोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान बन गया। इस आइडियोलॉजी के पीछे एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ रेवोल्यूशन है, हिस्ट्री है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों ने हुकूमत की थी उसकी हिस्ट्री है। एक प्रेजेंट था और एक पास्ट था। हिस्ट्री क्या थी? हिस्ट्री ये बताती थी कि पाकिस्तान जो मुसलमान हैं वो यहाँ पर हुक्मरान रहे हैं, और उस वक्त सब कॉन्टिनेंट के अंदर प्रेजेंट क्या था? प्रेजेंट जो था वो मुसलमान वहाँ पे गुलाम थे, और फ्यूचर क्या हो सकता है? प्रेजेंट और पास्ट को देख के मुसलमानों ने ये तयन किया कि मुसलमान कभी भी गुलाम जो है वो फ्यूचर तस्वर नहीं करेंगे, वो हमेशा आज़ाद रहेंगे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ने जन्म दिया। अब यहाँ पे देखें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को हम डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले देखें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक आइडियोलॉजी, कि जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी है। लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। हम ये नहीं कह सकते कि जो इस्लाम की आइडियोलॉजी है वही पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ, कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की बेसिस जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी पे है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का सबब बनी, डेट वाज इस्लामिक आइडियोलॉजी। ओके, यहाँ पे देखिए पाकिस्तान इज़ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, और ऐसी स्टेट्स दुनिया में बहुत कम होती हैं कि जो किसी आइडियोलॉजी की बिना पर महज वजूद में आती हैं। अब ये आइडियोलॉजी कैसे बनी?
हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान आबाद थे, टू नेशन थ्योरी का जो सबब बना। अब जो मुसलमान थे, जो हिंदू थे, वो एक नेशनहुड में नहीं थे, मींस के उनमें भी चार जो है वो कास्ट थी। जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, जो सबसे हाई लेवल पे थे वो ब्राह्मण थे, अभी भी हैं, और जो सबसे लो लेवल पे थे वो शूद्र थे। अब यहाँ पे देखा गया कि इस्लाम जो है वो तो टोटली डिफरेंट है हिंदू से। तो यहाँ पर मुस्लिम्स नेशनहुड की बुनियाद रखी गई कि तमाम मुसलमान जो हैं हिंदुस्तान के अंदर वो एक कौम है, वो एक खुदा की इबादत करते हैं, वो एक कलमा पढ़ते हैं, वो एक जैसा लिबास पहनते हैं, वो हिंदू से डिफरेंट है। हिंदू क्योंकि बहुत सारे खुदाओं की इबादत करते हैं, इनके तौर तरीके मुख्तलिफ हैं, इनका खाना पीना मुख्तलिफ है। सो मुस्लिम्स जो है इन द सब कॉन्टिनेंट, ये दीज आर वन नेशन बाय एवरी हुक एंड क्रोक। तो यहाँ पे लिखा गया कि मुसलमान क्योंकि एक कौम है, तो एक कौम का गुलाम हो के रहना फ्यूचर में इंतहाई इम्पॉसिबल है, जिसने यहाँ पर टू नेशन थ्योरी को जन्म दिया, और टू नेशन थ्योरी ने फिर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को जन्म दिया। अब यहाँ पे देखें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कि इस्लामिक आइडियोलॉजी हैं, इस्लाम की हैं, और उसके अलावा कौन सी हैं। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इस्लाम एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की इस्लाम और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में जो कंपैरिजन है वो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इस्लाम, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम पर है, तो इसकी आइडियोलॉजी की सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इस्लाम है। इस्लाम के बाद दूसरी चीज़ क्या थी, टू नेशन थ्योरी। क्योंकि टू नेशन थ्योरी इसलिए पेश आई कि इस्लाम था वहाँ पर, अगर इस्लाम ना होता तो वहाँ पे मुसलमान ना होते, सारे हिंदूज होते, फिर ना तो टू नेशन थ्योरी की ज़रूरत पड़नी थी, ना फिर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान डेवलप होनी थी। उसके बाद तीसरी जो है टेरिटोरियल लैंड, क्योंकि यहाँ टेरिटोरियल लैंड, अब देखें जो है कोई भी कौम जो है वो हवा में नहीं रह सकती। अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म दे नीड सम लैंड टू सेटल। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है उसमें टेरिटोरियल लैंड भी शामिल है। उसके बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में है। क्यों आजकल पाकिस्तान के अंदर जो है वो कुछ ऐसी ताकतें हैं जो डेमोक्रेसी को स्ट्रांग नहीं होने दे रही, बिकॉज और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जबकि डेमोक्रेसी जो है वो हमारी आइडियोलॉजी के अंदर है, नॉट ओनली इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद देखें उर्दू लैंग्वेज जो है वो भी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में एक अहम किरदार अदा किया, और उसके बाद इसने तहरीक पाकिस्तान में एक अहम किरदार किया। ये चीज़ें थी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस्लाम एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद देख रहे हैं हम कि इस्लाम और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में क्या चीज़ें जो हैं वो कॉमन है। यहाँ पे देखें इस्लाम एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, तो सबसे पहले इस्लामिक बिलीफ्स। ठीक है, इस्लामिक बिलीफ कौन से, सबसे पहले वननेस ऑफ अल्लाह। देखिए जो हिंदू और मुसलमानों में सबसे बेसिक जो तनाज़ा था वो ये था कि जो हिंदू थे वो एक से ज़्यादा देवताओं की इबादत करते थे, जबकि मुसलमान जो थे वो एक खुदा की इबादत करते थे। तो यहाँ से सबसे पहले जो इस्लामिक बिलीफ था, जो कि बाद में आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का सबब बना, डेट इज़ इस्लामिक बिलीफ। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास थी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। मतलब कि जो कवानीन हो, जो कानून हो वहाँ पे स्टेट के अंदर, वो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हो, मतलब कि लॉ सुप्रीम हो, नॉट के जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा काम ना हो, या फिर मेजॉरिटी की सुप्रीमेसी ना हो, बट कानून की सुप्रीमेसी हो। और कौन सा कानून हो, इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। उसके बाद तीसरी जो चीज़ थी वो जस्टिस, मतलब कि मुसलमानों की पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उसमें जस्टिस सिस्टम जो था वो इस्लाम का था। उसके बाद द फोर्थ वन इज़ फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी, मतलब कि फ्रेटर्निटी होनी चाहिए और उसके बाद इक्वलिटी होनी चाहिए तमाम इंसानों के अंदर, मुसलमानों के अंदर। अब यहाँ पे देखें कि जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का कंसेप्ट था, इसकी जो बेस थी वो टू नेशन थ्योरी थी और मुस्लिम नेशनहुड थी। टू नेशन थ्योरी से मुराद के मुसलमान और हिंदू डिफरेंट थे, और उसके बाद जो नेशनहुड से मुराद के मुसलमान जो हैं, क्योंकि वो एक रिलीजन से ताल्लुक़ करते हैं, वो एक खुदा की इबादत करते हैं, वो एक नबी को अपना नबी मानते हैं, तो वो एक कौम है। तो इसके बारे में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या फरमाया, और इल्लामा इकबाल ने, और उस सबसे पहले जो अल-बेरूनी जो कि एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 11वीं सदी ईस्वी में हिंदुओं और
और मुसलमानों के बारे में कुछ फरमाया था, और उन्होंने अपनी कैलकुलेशन से ये कहा था कि द हिंदूज कंसिडर्ड मुस्लिम्स मलिका आर इम्प्योर एंड दे फॉरबिड हैविंग एनी कनेक्शन विद देम, बी इट इंटरमैरिज और एनी अदर बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप। दे इवन अवॉइड सिटिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग विद देम बिकॉज दे फील पोल्यूटेड। कि जो हिंदू हैं वो मुसलमानों को इम्प्योर, नापाक समझते हैं, वो मुसलमानों के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखते, चाहे वो मैरिज हो या कोई और रिलेशनशिप हो। इसके अलावा जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के साथ बैठना उठना पसंद नहीं करते। मतलब कि यहाँ पर अल-बिरूनी ने ये बताया अपनी कैलकुलेशंस और ऑब्जर्वेशन से कि जो मुसलमान और हिंदू हैं ये दोनों डिफरेंट हैं, मुसलमान और हिंदू कभी भी एक नहीं हो सकते। उसके बाद देखें इस्लाम और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या फरमाते हैं। कायद आज़म कहते हैं पाकिस्तान वाज क्रिएटेड द डे फर्स्ट इंडियन नेशनल इंटर्ड द फील्ड ऑफ इस्लाम। देखें, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर उसी दिन बन गया था कि जब पहला इंडियन नेशनल जो था, पहला हिंदुस्तानी जो था, वो दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ था। मतलब कि यहाँ पे इस्लाम और पाकिस्तान का कितना डायरेक्ट रिलेशन इस कोर्ट ने शो किया है कि पाकिस्तान बना ही तब है क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमान हैं। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान ना होते तो यहाँ पे शायद पाकिस्तान भी ना होता। उसके अलावा देखें कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में कायद आज़म कहते हैं पाकिस्तान नॉट ओनली मीन फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस बट द मुस्लिम्स आइडियोलॉजी विच हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड एंड विच हैज़ कम टू अस एज अ प्रीशियस गिफ्ट एंड ट्रेयर एंड विच वी होप अदर्स विल शेयर विद अस। पाकिस्तान मतलब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं कि पाकिस्तान का मतलब सिर्फ आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी हासिल करना नहीं है, बल्कि एक मुसलमानों की आइडियोलॉजी हासिल करना है जिसको हमने मजबूत रखना है, और हम जो कि हमें एक प्रीशियस गिफ्ट के तौर पर मिली है, और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग भी इस आइडियोलॉजी के मुताबिक हमसे ताल्लुकात कायम रखेंगे। मतलब किस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? इस्लामिक आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। एक और जगह पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ लेबोरेटरी वेयर वी एक्सपेरिमेंट द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी लेबोरेटरी है जहाँ पर हम इस्लाम की टीचिंग्स को एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके बाद देखिए डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल, जिन्हें कहा जाता है कि पाकिस्तान का ख्वाब सबसे पहले इलामा मोहम्मद इकबाल ने देखा। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल अपने इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के सालाना इजलास 1930 में फरमाते हैं, इन्होंने क्या कहा, I am fully convinced that the Muslims of the subcontinent will ultimately to have to establish their separate homeland as they could not live with Hindus in the United India। मतलब कि उन्होंने कहा कि जो मैं ये चाहता हूँ, आई एम फुली कन्विंस्ड कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उन्हें अपना एक जुदागाना वतन जो है वो हर हालत में बनाना होगा, क्योंकि वो कभी भी हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ एक कंबाइंड इंडिया के अंदर कभी भी नहीं रह सकते। वाई? इंडिया इज अ कॉन्टिनेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेसेस, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रोफेसिंग डिफरेंट रिलीजन्स। कि जो इंडिया है इट इज़ नॉट अ सिंपल कंट्री बट इट इज़ अ कॉन्टिनेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अभी भी आप देखें कि दुनिया की जो आबादी की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है वो इसी रीजन में है, दरिया के जो साइड्स पे हैं, इस वजह से यहाँ पर आबादी ज़्यादा है। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जो इंडिया है इट इज़ द कॉन्टिनेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो कि मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, मुख्तलिफ रिलीजन को फॉलो करते हैं। आई देयरफॉर डिमांड द फॉर्मेशन ऑफ कंसोलिडेटेड मुस्लिम स्टेट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड इस्लाम। कहते हैं कि फिर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के अंदर एक मजबूत इस्लामी रियासत की डिमांड करता हूँ, और ये इस्लाम और इंडिया के मुसलमान जो हैं उनके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए। और लास्ट में हमारे पास जो चीज़ है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के करेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। तो 5 आइडियोलॉजी के करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है इस्लाम, दूसरा है 2 नेशन थ्योरी, द थर्ड वन इज़ टेरिटोरियल लैंड, एंड द फोर्थ वन इज़ डेमोक्रेटिक सिस्टम, एंड द फिफ्थ वन इज़ उर्दू लैंग्वेज। अब देखिए हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान एक कौम थे। वो कौम क्यों थे? क्योंकि वो एक इस्लाम के फॉलोअर थे, एक रिलीजन को फॉलोअर थे। दे आर यूनाइटेड विद ईच अदर इन द बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड विच इज़ प्रोवाइडेड बाय इस्लाम। सो जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की सबसे बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है वो इस्लाम है,
और जिसकी वजह से पाकिस्तान वजूद में आया। अब देखिए यहाँ पे ऑल द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट और द नेशन बिकॉज दे आर ऑल फॉलो द रिलीजन इस्लाम। वो एक कौम है। वो एक कौम क्यों है? वो किसी नस्ल, वो किसी रंग, वो किसी इलाकाई या किसी ज़ुबान की वजह से एक कौम नहीं है, बल्कि वो एक कौम है क्योंकि वो एक मज़हब के फॉलोअर्स हैं, जिसके बारे में आप देखें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी फरमाते हैं, वी डू नॉट डिमांड पाकिस्तान सिंपली टू हैव अ पीस ऑफ लैंड बट वी वांट अ लेबोरेटरी वेयर वी कुड एक्सपेरिमेंट इस्लामिक प्रिंसिपल। कि हम सिर्फ पाकिस्तान हासिल करने का मकसद जो मुसलमानों का है वो सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी लेबॉर्ट्री हासिल करना है जहाँ पे मुसलमान जो हैं वो अपने इस्लामिक प्रिंसिपल्स के जो गोल्डन रूल्स हैं उनको फॉलो कर सकें। दूसरा है जी टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी देखें, सबसे पहले जो है इस पे अल-बेरूनी ने बात की। अल-बेरूनी के बाद जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी पेश की, और उसके बाद अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो भी टू नेशन थ्योरी के फॉलोअर थे। टू नेशन थ्योरी मीन्स डेट कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान और हिंदू हैं वो बेशक हज़ारों सालों से एक जगह पे रह रहे हैं, लेकिन उनका रहन सहन, उनके तौर तरीके, उनका खाना पीना, उनके रस्म व रिवाज, उनके कल्चर्स, नॉर्म्स एंड नॉमेनक्लेचर्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, और वो कभी भी एक कौम में नहीं डल सकते, वो कभी भी एक कौम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखिए मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहते हैं टू नेशन थ्योरी के बारे में। The Muslims demand Pakistan where they can rule in accordance with their own system of life, their cultural development, their traditions and Islamic laws। कि मुसलमान जो हैं वो एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं, एक इसलिए डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान को ताकि वो उस कंट्री के अंदर अपनी कल्चरल डेवलपमेंट, अपने ट्रेडिशन और इस्लामिक रूल्स को फॉलो कर सकें। और एक और जगह पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं, द हिंदूज एंड मुस्लिम्स बिलोंग्स टू टू डिफरेंट रिलीजन्स, रिलीजियस फिलासफीज, social customs and literature. They neither intermarry nor intervene together, and indeed they belong to two different civilizations which are based on mainly on conflicting ideas and conceptions। अब यहाँ पे देखें, जो अल-बेरूनी थे उन्होंने 11वीं सदी ईस्वी में भी यही कहा था कि हिंदूज़ और मुसलमान जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, वो एक दूसरे के साथ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, और हिंदू जो हैं वो मुसलमानों को नापाक कंसिडर करते हैं। अब उनकी जो थी थ्योरी की बुनियाद जो थी वो कैलकुलेशंस के ऊपर थी, ऑब्जर्वेशन के ऊपर थी। अब जो कायद-ए-आज़म ने पॉइंट ऑफ व्यू दिया इसके पीछे एक हिस्ट्री है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पे कहा कि हिंदू और मुस्लिम आर टू डिफरेंट रिलीजियस फिलासफीज़, ये दो डिफरेंट रिलीजियस फिलासफीज़ हैं, इनके सोशल कस्टम्स डिफरेंट है, इनका लिटरेचर डिफरेंट है, ना तो एक दूसरे के साथ ये शादी कर सकते हैं, ना एक जगह पे ये मिल के बैठ सकते हैं, और इनकी जो तमाम की तमाम सिविलाइजेशन है, जिसकी बुनियाद सिविलाइजेशन की जो बुनियाद है वो टोटली कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ के ऊपर है। सो दे कैन नेवर बी स्टे पीसफुली इन अ यूनाइटेड इंडिया। उसके बाद जो थर्ड चीज़ थी जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में थी वो टेरिटोरियल लैंड थी। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले वतन कायम करना है, अगर वतन कायम करना है तो जाहिर सी बात है एक ज़मीन का एक सेपरेट होमलैंड, एक सेपरेट ज़मीन के अलावा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, नथिंग वुड बी अचीव्ड सिंपली रेजिंग स्लोगन्स फॉर नेशन। We are one nation and nations cannot survive in the air. It requires an independent land to settle where it can rule and our demand is the same। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि हम एक नेशन हैं और उसके बाद सिर्फ झंडे लहराने से एक कौमें नहीं बनती, बल्कि एक कौम को सेटल करने के लिए एक ज़मीन का टुकड़ा चाहिए होता है, और हमारी डिमांड भी सेम है। अब अल्लामा इकबाल ने भी एक अपने खुतबे में और अपनी एक स्पीच में कहा था कि जो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हैं, जैसा कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था, पंजाब था, बलूचिस्तान था, सिंध था, ये सारे मिल के एक स्टेट बन जाएं जो कि मुस्लिम स्टेट हो। तो यहाँ पर कायद-ए-आज़म भी कहते हैं कि जो नेशंस हैं वो कभी भी एयर में सर्वाइव नहीं करती, बल्कि उनके सर्वाइवर के लिए एक लैंड का टुकड़ा चाहिए होता है, और हमारी डिमांड भी सेम है।
उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखिए इस्लाम के अंदर जो भी फैसले होते हैं वो शरिया यानी डेमोक्रेसी की बुनियाद पर होते हैं, चाहे वो कोई सोशल इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे कल्चरल हो, उसकी बेस जो होती है वो म्यूचुअल कंसेंसस और इस्लामिक डेमोक्रेसी पे होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी पे जितने भी सारे के सारे टेक्नोक्रेट्स हैं, जितने भी यहाँ पर जो लोग हैं वो इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और यहाँ पर जो उसके बाद मिलिटेंट की जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है उसको निगोशिएट करते हैं, उसको जो है उसकी जो है जो इस आइन के अंदर मौजूद है कि पाकिस्तान विल बी अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इसको जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अभी तक जो है ये अपने 100% जो इसकी गवर्नेंस है वो डेमोक्रेटिक नहीं हो सकी, लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान है 75 साल से इस कोशिश में है कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट हो वो प्योर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। उसके बाद जो फिफ्थ और लास्ट वन है वो उर्दू लैंग्वेज है। लेकिन जो लैंग्वेज होती है ना वो गो कि किसी कौम की बुनियाद नहीं होती, लेकिन वो किसी कौम को दूसरी कौम से मुमताज़ करती है। अब देखें जो हिंदुस्तान था वहाँ पे उर्दू को मुसलमानों की ज़ुबान समझा जाता था और जो हिंदी थी उसको हिंदुओं की ज़ुबान समझा जाता था। अब उर्दू जो है वो जब लास्ट मुग़ल रूल था उस वक्त जो है उर्दू जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी थी। और उसके बाद जो सारे के सारे जो दफ्तरी जो गवर्नमेंट के कागजात हैं वो उर्दू ज़ुबान में लिखे जाने लगे थे। तो जो हिंदूस थे वो ये समझते थे कि उर्दू जो है वो मुसलमानों की ज़ुबान है। अब यहाँ पे देखें कि हिंदुओं ने क्या किया कि 1867 में एक बनारस के मकाम पर हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, जिसमें कुछ प्रोमिनेंट जो हिंदू लीडर्स हैं उन्होंने उर्दू को चेंज करने का कहा, किसके साथ, हिंदी के साथ, और पर्शियन को चेंज करने का कहा, किसके साथ, देवनागरी स्क्रिप्ट के साथ। क्यों? क्योंकि जो उर्दू है वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाती थी और पर्शियन लैंग्वेज जो है वो अरेबिक की तरह थी जिसमें कुरान मजीद लिखा हुआ है, जिसकी वजह से हिंदूज जो है वो इस लैंग्वेज को चेंज करके हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते थे। और जैसे कि मौलवी अब्दुल हक कहते हैं कि उर्दू इज़ द फर्स्ट ब्रिक इन द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, कि जो पाकिस्तान की फाउंडेशन है उसकी फर्स्ट ब्रिक जो है वो उर्दू लैंग्वेज है। थैंक यू। मज़ीद वीडियोस के लिए और लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बेहतरीन मोटिवेशन है।